हो गया कल्याण, सीधा बात है। चलिए, ओ एक मिनट, हाँ देखो, कल हम बताए थे कि हाँ, उसी प्रकार आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। NO4 माइनस, NO4 माइनस में, इधर देखना, NO4 माइनस में N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो N का निकालिए, रूल लगाइए। मान लेते हैं x प्लस ऑक्सीजन का -2 गुणा 4 बराबर -1, x बराबर +7, जो कभी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का 5 होगा। तो जैसे ही आपको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, बस वहां पर क्या कीजिए, तो असाइन कीजिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो। मतलब इस NO4 माइनस में N का ऑक्सीडेशन नंबर आप +5 असाइन कर दीजिए। लेकिन अब सोचिए कि मान लेते हैं कि X एटम ऑक्सीजन ऐसा है जो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है, OX, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब बच गया कितना O, टोटल O 4 है, तो 4 -X, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। ठीक, अब आपको इससे पता चल जाएगा कि कितना एटम ऑक्सीजन का पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है, क्योंकि सारा गड़बड़ होता है पेरोक्साइड बॉन्ड के कारण। अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर जोड़िए, +5 प्लस -1 इंटू एक्स जोड़ -2 इंटू 4 -x, अब बराबर -1, ये चार्ज -1 है। ठीक है, अब आ जाएगा 5 -x -8 प्लस 2x बराबर -1, 2x - x, यहाँ 5 -8 -3 बराबर -1, x बराबर 2 -1 1, नहीं 2 -1 कैसे होगा, 3 -1 2। मतलब 2 ठे एटम ऑक्सीजन का ऐसा है जो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है। 2 ठे एटम ऑक्सीजन का ऐसा है जो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, मतलब आप अब इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये 4 थे ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन आपका ऐसा है जो पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब बकी ऑक्सीजन अपना बॉन्ड, नेचुरल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक, नाइट्रोजन 2 थे ऑक्सीजन, तो पहले जोड़ दीजिए पेरोक्साइड बॉन्ड से, और इस पर 1 थे पर माइनस दे दीजिए। अब बच गया क्या गो ऑक्सीजन, 2 गो। 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, लेकिन नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 ही होता है। वैलेंसी आपका न्यूट्रल नाइट्रोजन का 3 ही होता है। 3 बॉन्ड बना चुका है। अगला बॉन्ड अब यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देखिए तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यहां -2 यहां +2,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण -2 यहाँ +2, सिंगल बॉन्ड के कारण यहाँ -1 यहाँ +1, इस बॉन्ड के कारण भी यहाँ -1 यहाँ नहीं नहीं नहीं। इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं, इसलिए इस बॉन्ड के कारण कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। मतलब आपका 2 ऑक्सीजन -1 वाला है और 2 ऑक्सीजन -2 वाला है। 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और नाइट्रोजन का देखिए आ गया +5। कल का क्लास छूट गया आपका, वो आपको अब जिंदगी भर परेशान करेगा। ठीक है, हम पहले ही कह दिए थे। जैसे हमारे पास दे दिया है H2O8 -2, H2O8 -2, इसका फिर से यहां अप्लाई कीजिए रूल। पहला दिन का छूटा था तो वो तो दूसरा दिन में मेकअप हो गया था, लेकिन दूसरा दिन का तीसरा दिन का जो छूटा है उसका मेकअप होने वाला। अब देखिए, अरे इसीलिए हम वीडियो डाल दे रहे थे कि छोटा छाटा, तो उल्टे सोचने लगा ना बाकी यहाँ से जो क्या कहे, नसीब नसीब, ये जिसका नसीब खराब रहेगा उसको आप कुछ कर लीजिएगा, वो मुखिया जी के बेटा वाला हालत हो जाएगा। वो हम जानते हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, नसीब उसीब सब है। ये जो लोग कहता है नहीं है, ज्यादा वैज्ञानिकी का जो बुझता है तो हमरा से ज्यादा अभी कम में पढ़ ले है। हाँ, हम भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े हुए आदमी है। ठीक है, हम भी बात बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब है ऐसे ही लोग कहता है। हाँ ठीक है, साइंटिफिकली प्रूव करना ये ठीक बात है। ठीक है, देखिए केकड़ो केकड़ो भगवान एकदम अच्छा से नसीब लिखे रहते हैं, अच्छा पेन से, देखता है कभी कभी हम भी बड़ा अक्षर बना के लिखते हैं। हाँ ठीक है, कभी कभी समय खराब के हर आदमी का होता है, उस समय को पार करना होता है। देख कभी कभी देखता नहीं, किसी अच्छा आदमी को भी तू कतनो बढ़िया बात कहेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा जैसे इसको कुछ हमसे लेना है। उसको तू कतनो अच्छा बात कह दो। पिछला साल एक लड़का था, अच्छा लड़का था, काफी अच्छा लड़का, उसको हम कहे थे तू बिना मतलब के आगे आगे मत भाग, ये चीज बहुत तरीका से होता है। काफी अच्छा लड़का, ये तू जैसे दौड़ना चाहता है वैसे दौड़ने से नहीं होने वाला है, वो हमारी बात मानेगा। और तो बुझा रहा था जो कि हम कैसे दौड़ जाएंगे जब हमको सब चीज हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जब नहीं हुआ तो कल नहीं परसों हमारे पास आया था कि सर हम इस साल और देना चाहते हैं, तुमको इस साल भी अब नहीं होगा। खूब बढ़िया लड़का, हम बता दे रहे हैं, एकदम जेई मटेरियल लड़का, लेकिन हम ही उस आदमी को कह रहे हैं कि नहीं होगा। ठीक है नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, कहे तो वो जो उस टाइम का गैप को तो खत्म कर दिया। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोटा मोटी लास्ट में हम पढ़ा रहे थे, जो एरोमेटिसिटी, नेम रिएक्शन सब बता रहे थे, वो जो लॉस हुआ उस लॉस को जल्दी जल्दी में आप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे बॉन्डिंग जल्दी जल्दी में आप नहीं कर सकते हैं, कतनो जल्दी जल्दी कीजिएगा आपको नहीं होगा, वो एवे नहीं करेगा। तो क्या तुमको फिर भी नहीं होगा। ऐप पर ज्वाइन हो जाओ, डाल तो हम रहे हैं सब वीडियो, लेकिन पढ़ना होगा वैसे जैसे हम कहते हैं, तब कहीं आ जाए। नहीं तो तुम्हारा जो एबिलिटी था हमको नहीं लगता अगले साल भी होगा, जो फैक्ट है। इसमें तो 3-4 महीना आप लैग कर गए ना। जेई 2 ही चांस है भाई, आपका 2 ही चांस है। नीट वाले को थोड़ा बहुत आप रुक भी सकते हैं, जेई का 2 ही चांस है, और 2 चांस एकदम कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, जो इतना हमको करना है। सबसे ज्यादा भाग्यशाली ये है छोड़ा।
ए तू देखिए ना, तोरा जहिया भाग खुलतो तहिया बताइए हमरा। इसके साथ जो घटना हुई थी वो इसके नसीब को बहुत आगे बढ़ाएगा, हम जान रहे हैं। इसके लायक वो घटना हुई थी। आई छोड़ा जाई छोड़ा, एकरो हम कहे थे तो एक हमारे बात बड़ा खराब लगा था। वकील है ना वकील है और वो बढ़िया माथा का लड़का है। देखते होइएगा आप, इसको किसी भी सवाल में ज्यादा समस्या नहीं होता होगा। बिहार बोर्ड का जो बच्चा है जिसका बेसिक बहुत वीक है, उसके लायक भगवान इसको घटना घटा दिए। ये लोग इनोसेंट लड़का है, इनोसेंट परिवार भी है इसका, ठीक, एकदम इनोसेंट परिवार है। उसका फल इसको मिलेगा आने वाले समय में। किसी भी चैप्टर में इसको समस्या नहीं होने जा रहा है, एकदम खुले 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 इसको हो जाएगा, हम जान रहे हैं। समय लगा। कभी कभी स्पीड बॉल फेंकने के लिए पीछे दूर तक दौड़ना होता है, रनअप ज्यादा लेना पड़ता है। कभी बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पीछे होना पड़ेगा, ठीक। नहीं, आपके साथ दूसरी बात हो गई है। हमारे सामने अगर पिछले साल आप आए रहते तो हम आपको बता देते क्या करना है। मानसिक रूप से फ्री हो जाइए अभी से, ऐसे कीजिए, अभी भी आप बढ़िया पोजीशन में आ जाइएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम कहे थे, ये बहुत तकलीफ में था, तो हमको कहा, इसका भाई भी आगे कहा, हमको बातचीत से व्यवहार से पता चला कि ये लोग इनोसेंट माने ठीक आदमी है। हमको तुम्हारे लिए शायद भगवान अच्छा किया है। हम समझ रहे हैं इंतजार हमको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। घर बसरते कि माथा नहीं इधर उधर करे, छोड़ा बीमारी बहुत होता है, जाता है रसगुल्ला खाने, क्या समझे। देख H2O8 -2, H2O8 -2 लगाइए। x 2x जोड़ -2 गुना 8 बराबर -2, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 7 आ जाएगा। x बराबर 7 आ गया। लेकिन सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका 6 ही होगा। 7 आया मतलब गलत। अगर ऐसा आया तो हम क्या रूल बताए? असाइन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का मैक्सिमम क्या होगा? 6। चलो फिर से यहां लिखो, अब S2 यहां 6 लिख दो। अब मान लेते हैं कि X एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, पेरोक्साइड बॉन्ड वाला। तो बकिए जो एटम होगा वो होगा सिंपल ऑक्सीजन -2 वाला, ठीक है। अब इसको देखो, 2 गुना 6 जोड़ -1 गुना 6 जोड़ -2 इंटू 8 -x बराबर, पूरे पर -2 चार्ज है, -2 तो ये 12 हो गया, -6 और -16 और +2x। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ तो हो गया, बतियाना बहुत खराब बात भी ना है। -1 गुना x तो -x ना होगा, अच्छा। और उसके बाद -16 और बराबर -2, तो तुम्हारा आ गया 2x -x, x -4 उधर ले जाओ, x बराबर आ गया 2। मतलब 2 ऑक्सीजन तुम्हारा पेरोक्साइड बॉन्ड से बॉन्डेड है, मात्र 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या हो जाएगा? SO यहां भी O-, यहां डबल बॉन्ड O। ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, एक्यूरेट, ठीक है। 2 थे ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड से, यही 2 को गड़बड़ कर रहा था। इसका क्या होगा? -1, इसका क्या होगा? -1, इसका क्या होगा? -1, इस बॉन्ड के कारण -1, फिर यहाँ +1, यहाँ -2, यहाँ +2, फिर यहाँ -2, यहाँ +2, फिर इस बॉन्ड के कारण यहाँ -1, यहाँ +1, फिर इस बॉन्ड के कारण यहाँ -1, यहाँ +1, इस बॉन्ड के कारण यहाँ -2, यहाँ +2, फिर यहाँ -2, यहाँ +2, इस बॉन्ड के कारण -1, यहाँ +1, हो गया 6 हैं। देखो देखो, नहीं सीधे मुड़ी नहीं डुलाओ, देखो इधर देख कैसे सोच रहे हैं, देखो
एस और ओ के बीच डबल बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर -2 और सल्फर पर +2। यहाँ भी -2 सल्फर पर +2। और यहाँ ओ और एस के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन को हुआ, तो इस बॉन्ड के कारण यहाँ -1 यहाँ +1। यहाँ भी एस और ओ के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, -1 यहाँ +1, टोटल जोड़ 6, यहाँ भी टोटल जोड़ 6। ठीक है। लेकिन नीट में जब AIPMT हो रहा था तो एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था क्या कि H2S2O8 का ऑक्सीडेशन नंबर, आपके PYQ में होगा, H2S2O8 का ऑक्सीडेशन नंबर मे बी, इज नहीं पूछा, मे बी पूछा, ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। ठीक है, इज पूछता आंसर अलग होता, मे बी पूछा आंसर अलग हो जाएगा। कैसे, देखो H2S2O8 एक स्ट्रक्चर तो अभी हम देखे हैं, वहां जो देखे हैं उसी को हम कर दे रहे हैं, जहां माइनस था वहां लगा दे रहे हैं, H लगा दिया H। इस स्ट्रक्चर से क्या बता रहा है, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस बॉन्ड के कारण यहां -1 यहां +1, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, -1 +1, -2 +2, -2 +2, यहां -1 +1 6 आ गया। ये दोनों सेम एटम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, sp3 सेम एटम और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो उस बॉन्ड के कारण कुछ नहीं, लेकिन इस बॉन्ड के कारण फिर यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -2 यहाँ +2 यहाँ -2 +2 -1 +1, इस बॉन्ड के कारण यहाँ -1 +1, इसका भी 6 आया और इसका भी 6 आया ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो 6 है जो टिक कर देगा लोग, लेकिन वहां मे बी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मोर देन 1 आंसर भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या है, देखो इसी का दूसरा स्ट्रक्चर, हालांकि ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं है, मोस्ट स्टेबल ये है, ईज रहता तो हम केवल 6 पर मारते, लेकिन ये भी तो हो सकता है, देखो इसमें भी 8 ऑक्सीजन है कि नहीं। ओ बॉन्ड ज्यादा है इसलिए लेस स्टेबल, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग में पढ़े था, ओ और ओ के बीच का सिंगल बॉन्ड, एन और एन के बीच का सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और कौन था, ओ एन एन और एफ के बीच का सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर रिपल्सन होता है, हाईली अनस्टेबल। पेरोक्साइड बॉन्ड इसलिए अनस्टेबल होता है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड मिनिमम कहां है, यहां, ये ज्यादा स्टेबल, ये इसमें 2 को पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया, ये लेस स्टेबल, लेकिन थोड़ा ही देर के लिए एग्जिस्ट तो कर सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ +1 -1, इस बॉन्ड के कारण कुछ नहीं, इस बॉन्ड के कारण -1 +1, यहाँ -2 +2 -2 +2 आ गया 5, यहां भी तो देखेगा तो आ जाएगा 5, तो इसलिए वहां आंसर होता +6 एंड +5 बोथ। अगर वहीं पर क्वेश्चन इज देता तो केवल +6 होता। एक वर्ड को इधर से उधर करेगा, आपका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। सोचना सीखना होगा, इसलिए मेन है सोचना सीखना। ठीक है, पढ़ाई का मतलब है सोचना सीखना। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अब निकालने आपको आ गया। सिन्हा लाल एंड घोष का किताब आपके पास होगा, अभी उसी से बनाइए। सिन्हा लाल एंड घोष की किताब में आपको दिया होगा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 2 का ए दिया होगा, 2 का बी दिया होगा, बी वाला में फंसेगा। ठीक है, बी वाला में फंसेगा, हम जानते हैं, हम चाहते हैं फंस के आओ। ठीक है, तब बताएंगे उसको। ठीक है, बी वाला में कुछ फंसेगा, हमें मालूम है। ठीक है, और उसके बाद 3 जहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला होगा वो सब बना जाइए, फिर उसके बाद हम आगे बताएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में हमको 4 चैप्टर को समेटना है, और कैसे समेटना है, कैसे कैसे कहाँ किसका जरूरत है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम अभी पढ़ाए, उसके बाद हमको पढ़ाना है ऑक्सीडेशन क्या है, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग निकालने का जब हम केवल इतना बता के बताएंगे तो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले हम बताएंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट, और तब फिर से आएंगे बैलेंसिंग पर।
तब फिर से कहेंगे रेडॉक्स का बका हुआ सवाल बता जाओ, ठीक है। तब तक हम इसके बनाने के बाद कहेंगे अब इक्विवेलेंट वेट का सवाल बनाओ, ठीक है। उसके बाद आएंगे टाइट्रेशन पर, उसका बनाओ। तब फिर आएंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन पर, इसका बनाओ, ठीक है। इसका अलग अलग सवाल एन अवस्थी में नहीं होगा, इसका कंबाइंड सवाल एन अवस्थी में मिलेगा। तो कंबाइंड में आप दिक्कत में पड़ जाएगा। सिन्हा लाइन घोष इज द बेस्ट इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इस चारों चैप्टर को सिन्हा लाइन घोष से पहले बनाना है, तब एन अवस्थी से सिलेक्ट करना होगा। एन अवस्थी के मूल कॉन्सेप्ट में दिया होगा, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि रेडॉक्स के इतने टॉपिक का सवाल है, ठीक है। तो उसको खोज खोज के बनाना होगा, ठीक है। लेकिन सिन्हा लाइन घोष में बहुत PYQ दिया हुआ है, ठीक है। वो बन गया तो सब बन जाएगा उससे अच्छा। लेकिन उसके बाद एन अवस्थी का भी हम सेलेक्ट कर देंगे कौन कौन बनाना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट हो गया है, उसको अब आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत जगह ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया जाता है और किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक मोल कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्विवेलेंट का नॉलेज अगर हो गया तो जो सवाल 10 लाइन बनेगा वो 1 लाइन में बन सकता है, लेकिन बशर्ते कि क्लियर कट नॉलेज हो तब, ठीक है। क्लियर कट नॉलेज हो तब। इसके बिना नॉलेज के आपको टाइट्रेशन का सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। वो बनेगा तभी जब ए आएगा। अब देखिए 1 मोल किसको कहते हैं? 1 मोल किसको कहते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दो 1 मोल कहलाएगा, या एटॉमिक मास में ग्राम लगा दो तो 1 मोल एटम कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगा दो तो 1 मोल कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार मोल एक यूनिट है, उसी प्रकार इक्विवेलेंट भी एक यूनिट है। जिस प्रकार मोल एक यूनिट है, उसी प्रकार इक्विवेलेंट भी एक यूनिट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? तो जिस प्रकार 1 मोल का मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगाओ वही 1 मोल का मास होगा। एटॉमिक मास में ग्राम लगाओ 1 मोल एटम का मास होगा। उसी प्रकार 1 इक्विवेलेंट का मास क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगा दो वही 1 इक्विवेलेंट का मास होगा। तो पहले तो हमको इक्विवेलेंट वेट सोचने आना चाहिए। मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट, mass of 1 equivalent substance is equivalent weight expressed in gram, माने वही इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। 1 इक्विवेलेंट के मास को ही हम लोग 1 इक्विवेलेंट कहते हैं, 1 इक्विवेलेंट कहते हैं। और 1 इक्विवेलेंट को ही हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। जैसे 1 मोल को हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते थे, वैसे ही 1 इक्विवेलेंट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। जिस प्रकार मोल एक यूनिट है, उसी प्रकार इक्विवेलेंट भी, इक्विवेलेंट इज ऑल्सो ए यूनिट, इक्विवेलेंट इज ऑल्सो ए यूनिट। लेकिन 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाओ, मतलब सीधा इक्विवेलेंट वेट इज एक्चुअली 1 इक्विवेलेंट, मोलेकुलर वेट इज एक्चुअली 1 मोल, ग्राम लगाओ।
तो जिस प्रकार मोलेकुलर वेट में ग्राम लगाने से 1 मोल हो जाएगा, एटॉमिक वेट में ग्राम लगाने से 1 मोल हो जाएगा एटम, उस प्रकार इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाने से 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमको तो मेन इक्विवेलेंट वेट सोचना होगा भैया पहले। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मोलेकुलर वेट, ऐसा नहीं कि मोल समझ जाए, पूरा लिखने दो। मोलेकुलर वेट या एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर। मोलेकुलर वेट या एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर को ही हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। बॉन्डिंग के बाद क्यों इसको बताया जाता है, अब समझ में आ गया होगा। एन फैक्टर निकालने आपको बॉन्डिंग के बाद ही आएगा, उससे पहले कतनो रटवा देंगे वो रटने वाला नहीं है, ठीक है। एन फैक्टर पर पकड़ हुआ तो आगे के फिजिकल केमिस्ट्री पर पकड़ हुआ, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा उसका मोलेकुलर वेट बटा एन फैक्टर या एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आया कहां से? तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट का डिफिनीशन समझिए। ये फॉर्मूला आया कहां से? काम तो हमारे फॉर्मूले का है, लेकिन कहां से आया? तो इक्विवेलेंट वेट का डिफिनीशन ये है कि किसी भी एलिमेंट का, लाइन को ठीक से सुनो, मोबाइल के छोड़ा, हमारा 10 बेर मन कर रहा है कि वीडियो को भेज दें, ठीक है, तो हमको मालूम है कि कैसे समझेगा सो, ठीक है। 10 बार हमारा आत्मा दूसरे तरह का है, ठीक है। हम चाहते रहते कैसे डेवलप हो, लेकिन ओकर गलत फायदा उठाता है आदमी। हम जब पिता जाते हैं तो ओकरा बाद फिर हम छोड़ देते हैं। कहे ना हम पिछले साल बहुत अच्छा लड़का, उसको हम छोड़ दिए ना, नहीं समझेगा और उसको नहीं होगा, हम जान रहे नहीं होगा, हमारा तो जीवन बीत गया ये होते या ना होते देखते हुए। तो चोरी के कोनो जैसे 10 बरस 5 बरस देखा होगा, मतलब 30 बरस लोग नौकरी करता है बहुत हुआ, ठीक है, मतलब जीवन बीत गया यही देखते हुए। तो हमारा 10 बार मन करता है कि इसको कर दे लाइव, ठीक है, कर दे लाइव, रहेगा रिकॉर्ड। बाद में हमसे डलाता उलाता नहीं है, बाद में वीडियो डालना हमारे बस के बाहर की बात है, बहुत मुश्किल। उसके लिए हम पढ़ाने के बाद दोबारा हम एवे नहीं करते, ऊपर देखता नहीं है, हम एवे नहीं करते। छुट्टी हो गया तो हम छुट्टी के बाद हम ऊपर में थोड़ी जाते हैं, जाते हैं सोने ऊपरे, लेकिन इधर नहीं देखते हैं। पढ़ाने ही के दिन हम यहाँ रहते हैं, बस हो गया। तब तक हमारे माथा में सब चीज रहता है, कहाँ क्या है नहीं है, नहीं है, ओकरा बाद हमारा माथा में थोड़ी रहता है। तोरा माथा पर सोते हैं, देखता नहीं 3 तल्ला है, इससे ऊपर वाले फ्लोर पर सोते हैं। देख हमारा अपना जगह वही है और सबका जगह अपना नीचे ऊंचे में है। देख हमारा अपना अलग रहता है, ठीक रहता है। देख तो इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाते हैं तो कहा जाता है 1 इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट वेट का डिफिनीशन, तो देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया, उसके लिए पहले डिफिनीशन सोचना होगा। किसी भी एलिमेंट का जितना ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है या 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, 2 बात। किसी भी एलिमेंट का जितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है या 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। तो बरद जैसे मुड़ी का झटै छे, बरद बुझे छी केटा कहता है, बैल, बैल देखता है मुड़ी झाटेगा। इधर देख, किसी भी एलिमेंट का जितना ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है या 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है
या 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है और 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करता है या 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करता है, वह कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। इस सबसे बेसिक डिफिनेशन ये है। इसी से फॉर्मूला पर हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। क्या? तो द मास ऑफ an element which combines with or displaces 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। किसी एलिमेंट का जितना ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है या 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है या 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करता है या 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ठीक है, ओके। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाता है MgO। पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 और यहाँ 2 हो जाएगा। क्या देखने में लग रहा है? देखने से क्या लग रहा है? देखो तो 2 मोल ऑक्सीजन, देखो रिएक्शन को देखने से हमको लग रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यह 2 मोल बनता है, यही दिख रहा है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना ग्राम? 32 ग्राम। ऑक्सीजन इस दुनिया में किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। तो गैस के रूप में पाया जाता है तो O2 के रूप में पाया जाएगा। O2 का मोलेकुलर वेट क्या होगा? 32। तो 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन combines with 2 मोल मैग्नीशियम। 1 मोल ऑक्सीजन combines with 2 मोल मैग्नीशियम। मतलब हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन combines with मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। 2 मोल का मास क्या हो जाएगा? 48 ग्राम। 2 गुना 24 ग्राम मैग्नीशियम। डिफिनेशन क्या बोले हैं कि किसी भी एलिमेंट का जितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा या 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा, कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो 32 ग्राम से इतना ग्राम कंबाइन किया तो 8 ग्राम से कितना कंबाइन किया? 2 गुना 24 अब बटा 32 गुना 8, 8 चौक 32, 2 दूना 4, तुम्हारा आ गया 24/2। 12 बाद में लिखेंगे। 24/2। 24 क्या था? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, बटा 2 क्या है? वैलेंसी। 2 क्या है? एन फैक्टर। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, सबको मालूम है। अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो मालूम है आपको, ठीक है। तो क्या आ गया फॉर्मूला? एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है यहाँ? वैलेंसी। अरे आया कि नहीं आया? आया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, मान लो तो एक और रिएक्शन देखो, Zn प्लस H2SO4 बना रहा है ZnSO4 प्लस H2। क्या दिख रहा है? हम क्या डिफिनेशन पढ़े हैं? फिर से डिफिनेशन को रिवाइज कीजिए। ए कॉपी इधर देखना, फिर से डिफिनेशन को रिवाइज कीजिए। किसी एलिमेंट का कितना ग्राम, या लिखना बाद में, घर पर लिखना। वीडियो भेजते थे तो एक से फायदा था, ठीक है। देखो देखो देखो, हम डिफिनेशन को रिवाइज कीजिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन से किसी एलिमेंट का कितना ग्राम कंबाइन करता है या 1 ग्राम हाइड्रोजन को कोई एलिमेंट का कितना ग्राम डिस्प्लेस करता है।
8 ग्राम ऑक्सीजन से किसी एलिमेंट का कितना ग्राम कंबाइन करता है, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को किसी एलिमेंट का कितना ग्राम डिस्प्लेस करता है। 35.5 ग्राम क्लोरीन से किसी एलिमेंट का कितना ग्राम कंबाइन करता है, या 35.5 ग्राम क्लोरीन को किसी एलिमेंट का कितना ग्राम डिस्प्लेस करता है, वो इक्विवेलेंट वेट होता है। तारू जल रहा है क्या? हमरे यहाँ जल रहा की रे, जड़े से ज्यादा हमरे यहाँ छड़ा प्लास्टिक जड़े है, जड़े दही चलते किधर। अब देखो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जिंक जो है हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन को देखने से हमको दिख रहा है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। 1 मोल जिंक डिस्प्लेसेज 1 मोल हाइड्रोजन। यही ना है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब 2 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मोल जिंक। जिंक का एटॉमिक मास 65.4 ग्राम, ठीक है, 65.4 ग्राम, 65.4 ग्राम जिंक। इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा कितना ग्राम जिंक से, 65.4/2। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट किसका, जिंक का। और जिंक का वैलेंसी 2 होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स 2, बताए थे ना, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स क्या होता है, +2, ठीक है। तो क्या आ गया, एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी, फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब तू कहेगा कि सर अभी तक तो एटॉमिक वेट वाला हुआ, मॉलिक्यूलर वेट वाला नहीं होता दिख रहा है। ठीक है, इसी एग्जांपल में ले लो, H2SO4 भी तो यहां है। 1 मोल H2SO4 1 मोल हाइड्रोजन दे रहा है, यहीं पर वो भी लगा लेते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मोल H2SO4। 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोलेकुलर मास में ग्राम लगाइए। H2SO4 का मोलेकुलर मास 98 ग्राम H2SO4, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा 98/2 एंड दिस इज मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट किसका, H2SO4 का, बाय 2। ये 2 क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। किसका एन फैक्टर, H2SO4 का। देखो एसिड का एन फैक्टर, हम सबका अलग अलग कैटेगरी, जितना केमिस्ट्री में जितने तरह का कंपाउंड है, जितने तरह का है, सबका एन फैक्टर अलग अलग कैटेगरी में हम समझाने निकालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अब आ गया तो थोड़ा देख लो थोड़ा सा कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, कितना H+ निकाल सकता है। H2SO4 का एन फैक्टर कितना H+ निकाल सकता है, 2 निकाल सकता है, इसका एन फैक्टर 2 होगा। इस डिफिनीशन जो हम पढ़े हैं उसी डिफिनीशन से फॉर्मूला निकला था क्या, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, ठीक। आगे हमको इस डिफिनीशन से काम नहीं करना है, फॉर्मूला से काम करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम बटा एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। पता है हमको, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, तो हम लोग इसके बारे में खूब तरह तरह का सवाल बनाए थे। किसी भी अरे यहाँ चश्मा कश्मीर इधर देखो, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास में ग्राम लगाते हैं तो उसको कहते हैं 1 मोल। तो जैसे CO2 है तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या था, 44, तो 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल।
तो 88 ग्राम 88 ग्राम CO2 बराबर क्या हो गया 1/44 गुना 88 2 मोल मास इन ग्राम बटा मोलेकुलर मास। इसी से ना आया था। हम अभी अभी तुरंत थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाएंगे तो उसको कहेंगे 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाएंगे, ध्यान यहां, इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाएंगे तो उसको कहेंगे 1 इक्विवेलेंट। तो जब मोलेकुलर वेट में ग्राम लगाए थे तो 1 मोल कहलाया था, तो उसका फॉर्मूला ये आया था। तो इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगाने से 1 इक्विवेलेंट कहलाएगा, तो उसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मास इन ग्राम अब बटा इक्विवेलेंट वेट। जब वहां फॉर्मूला आया था मास इन ग्राम बटा मोलेकुलर वेट, तो यहां पर क्यों न लिखे मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अरे होगा, ठीक है, मास इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट का मतलब एटॉमिक वेट या मोलेकुलर वेट बटा एन फैक्टर। अभी अभी लिखे हैं, ठीक है, ये बराबर मास इन ग्राम बटा एटॉमिक वेट या मोलेकुलर वेट गुना एन फैक्टर। बोलिए इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल। तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल गुना एन फैक्टर। मोल जब हम पढ़ लिए हैं, मोल हमको आता है, तो मोल निकालो, एन फैक्टर आ जाए हमको, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। समझ में आया बात है? एन फैक्टर से गुना करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसी प्रकार नंबर ऑफ, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल हम बोलते थे, उसी प्रकार नंबर ऑफ मिली मोल भी होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम बोले तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मिली मोल गुना एन फैक्टर, गुना एन फैक्टर, नंबर ऑफ मिली मोल गुना एन फैक्टर। ठीक है, अब देखो ये एन फैक्टर का असली मतलब क्या है, सोचने का कोशिश करो, सोचने का कोशिश की। ये आया, ये इतना बात आया, ठीक है। कलेजा काहे पिटता है? देखो कश्मीर का साइड इफेक्ट है। देखो मान लो ये 1 मोल है, मान लो ये 1 मोल है, 1 मोल गुना एन फैक्टर क्या कहलाएगा, 1 इक्विवेलेंट। अगर ये 1 मोल लेंगे और गुना एन फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट। बोलो सही है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बोलो, ठीक। अब अरे बड़ी समझ समझ के समझाना है इसमें। इक्विवेलेंट बहुत गड़बड़ चीज है, आदमी को तुरंत आ जाता है, तुरंत वहां से भाग जाएगा। ठीक है, अब नहीं भूलेगा, और वहां पर केवल फॉर्मूला बताया होगा, फॉर्मूला डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, अब नहीं भूलिएगा, हम जान रहे हैं ना। अब देखिए, अब हम कहेंगे, अब हमको साबित करना है कि आखिर ये मोल जब पढ़िए लिए, अब फॉर्मूला यही आया है, तो झूठे ही इक्विवेलेंट काहे पढ़ रहे हैं? बिना मतलब का एक एक्स्ट्रा चीज। एक तो वैसे ही जीवन में बहुत परेशानी पड़ा हुआ है, एक तो वैसे ही जीवन में बहुत परेशानी पड़ा हुआ है, फिर से एक नया एक परेशानी क्यों? जब मोल से काम हो ही रहा था, चलने दीजिए सर, काम चलना चाहिए, हैं? ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों? झूठ फॉर्मूला तो दिख रहा है हमको,
मोले से काम कर देंगे हम। कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो कहेंगे इतना मोल रिएक्ट किया, इतना मोल ये रिएक्ट किया, इतना मोल ये बना। ठीक है, तो हमको सवाल बनाना होता है 1 मिनट में। सवाल बनाना हमको कितना मिनट में होता है? 1 मिनट में। एडवांस में बनाना होता है तो 2 से 3 मिनट में, 2 मिनट। और सोचने वाला रहता है। तो हमारे पढ़ाई के दौरान हर चीज़ होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, फास्ट भी होना चाहिए। तो हर वो कॉन्सेप्ट हमको देखना होगा जिससे हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब एक एग्जाम्पल देके हम साबित करेंगे कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। लेकिन उससे पहले एक बात, हम लोगों ने डेफिनेशन में 3 ठे एलिमेंट लिया है। हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है और क्लोरीन लिया है। हाइड्रोजन का कितना ग्राम लिया है? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना ग्राम लिया है? 8 ग्राम। क्लोरीन का कितना ग्राम लिया है? तू खुद सोच के देखो, तू खुद सोचो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। अभी तक जितना नॉलेज हासिल हुआ है, हाइड्रोजन इस दुनिया में किस रूप में पाया जाता है? H2 गैस। मोलेकुलर वेट 2 बटा n फैक्टर। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1। लेकिन हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी 1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वैलेंसी 2 ठे H मिलके ना बनाया है। अरे है, हाइड्रोजन एटम का वैलेंसी 1, लेकिन हाइड्रोजन इस दुनिया में पाया जाता है किस रूप में? H2 ग्रुप में। H और H मिला हुआ है, तो दोनों एटम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 2/2 क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया था डेफिनेशन में। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, मोलेकुलर वेट 32, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, लेकिन 2 एटम है 4, इसलिए 8 आया। इसलिए डेफिनेशन में 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया था। क्लोरीन इस दुनिया में किस रूप में पाया जाता है? Cl2 गैस के रूप में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2, 35.5 गुना 2 71 बटा क्लोरीन का वैलेंसी 1 गुना 2 दिस इज 35.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस हमेशा 1 होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन गैस 35.5 होगा। इसीलिए डिफिनीशन बोल लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब कल इतना आज काफी है, लेकिन आज का लेक्चर हो सकता है तो हम अपलोड कर दें। नहीं, पूरा नहीं भेजेंगे, आज का अपलोड कर देंगे ताकि इसको देख के आएगा तो अगला दिन तुमको आसान होगा पढ़ना। ठीक है, ये टिपिकल चीज है। और सब ऐप पर हम भेजेंगे, ऐप पर आप लोगों को ऐड करेंगे। रुकिए ना, ऐड कर देंगे, ऐसा थोड़ी है। कर देंगे, हम कह दिए हैं तो कर देंगे। वो करना जरूरी है ही। ये देख, जितना गहराई में पढ़ना है, अभी के बच्चा को एक बार रिवाइज करने के लिए चाहिए वो चीज़, वो ठीक हम व्यवस्था कर दिए हुए हैं, वो ठीक कर देंगे। ये छोड़ा से जो नौटंकी करने लगा ना, इसलिए हमारा गुस्सा आ गया है। ठीक है, हम ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं कर देंगे। ठीक है, आज का लेकिन अपलोड कर देंगे। ठीक है, है खतरनाक है। हाँ, हम समझ रहे हैं।